हेलो एवरीवन, मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस एकेडमिक लाइन से फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में टॉपिक ख़त्म किया था, कहाँ तक किया था हमने? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप तक। हमने अपने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट क्लास में काइंड्स ऑफ पार्टनर्स तक पढ़ा था। मैंने बोला था आपसे नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप डीड। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बहुत तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें एग्ज़ाम में, आपके देख के चलिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि बेटा पार्टनर क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, ठीक। पार्टनरशिप के लिए अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो उसी को क्या बोला जाता है? नाम पार्टनरशिप डीड का नाम दिया जाता है, ठीक। पढ़िए चलिए। It is written document containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights, duties and obligations to the partners. It is also known as articles of partnership. मतलब क्या है बेटा इसका? It is a written document, ये एक लिखित में डॉक्यूमेंट होता है। कंटेनिंग माने कि जिसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है बेटा राइट्स पार्टनर के, क्या क्या अधिकार हैं उनके, क्या क्या कर्तव्य हैं उनके और उनके ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। टू द पार्टनर्स, किसके? पार्टनर्स के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसी को पार्टनरशिप डीड को क्या बोला जाता है एक दूसरे नाम में? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है इसे, ठीक है। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा आप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटर्न। बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? में बी ओरल और रिटर्न, यानी कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर है? इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बेटा ये कंपल्सरी नहीं किया गया कि आपको एग्रीमेंट राइटिंग में ही करना है, यानी कि आपके पास क्या है? ऑप्शन है, आप चाहें तो ओरल कर ले, चाहें तो रिटर्न कर ले। जबकि हाउएवर रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल देन ओरल एग्रीमेंट एज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। मतलब जबकि देखो कॉमन सी बात है कि ओरल जो एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होता है, यानी भरोसेमंद नहीं होता, ठीक है। जबकि रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं। ये किस में मदद करता है हमारी? ये हेल्प करता है हमारी किस में? अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट माने कल को अगर कोई विवाद हो जाए पार्टनर्स में तो बेटा उनके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर वो उसको सुलझा सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो उसको कोर्ट में एज अ एविडेंस भी शो करा सकते हैं, ठीक। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेटिंग डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स एज रिटन पार्टनरशिप डीड कैन बी रेफर्ड एट एनी टाइम। बोला मैंने आपको कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा इसको रेफ़र करके, यानी कि इसकी सहायता से वो अपना डिस्प्यूट मिटा सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो ओरली तो वो भूल जाएं, वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं पार्टनर्स कि मैंने कब ऐसा बोला या कब ऐसा कहा। बट रिटन डॉक्यूमेंट में क्या होगा? सारी शर्तें उनके लिखी जाएंगी और साथ में उनके क्या होंगे? साइन भी होंगे, ठीक, सिग्नेचर किए जाएंगे, तो उसको वो टाल नहीं सकते। इफ़ रिटन पार्टनरशिप डीड इज़ ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अगर वो ड्यूली साइन मतलब साइन की गई है और रजिस्टर्ड है अंडर पार्टनरशिप एक्ट में, देन इट कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी बोला मैंने आपको ऊपर कि उसको एज अ एविडेंस आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अगर कोई भी आपके बीच में मतभेद होता है पार्टनर्स के बीच में तो आप इसे एज अ प्रूफ एविडेंस कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पार्टनरशिप डीड। बेटा आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है शॉर्ट नोट के रूप में डिफाइन पार्टनरशिप डीड। आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको लर्न कर लें, समझ लें, ठीक। आपको ऐसा ही एग्ज़ाम में लिख कर आना है। देखो पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, मतलब कौन कौन से तथ्य उसके अंदर लिखे हुए होते हैं। एक एक करके बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, पहला कंटेंट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। पार्टनर का डिस्क्रिप्शन मतलब नाम क्या है उसका, उसका एड्रेस क्या है, या और भी अदर जानकारी या नॉलेज जो पार्टनर्स के बारे में आप नोट करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स में, ठीक है। अगला है बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मीन्स फर्म की जानकारी कि फर्म का नाम क्या है, यानी कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर स्थित है आपका बिजनेस, हेड ऑफिस कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे ओपन कर रखी है आपने, वो सब आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मीन्स कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है व्यापार में, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है साफ तौर पे, इट मेंशंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स वेदर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। यानी कि प्रत्येक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया, चाहे उनके कैपिटल अकाउंट किस बेस पे हो, फिक्स बेस पे हो या फ्लक्चुएटिंग बेस पे हो। बेटा ये फिक्स बेस क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग बेस क्या होता है, इसको हम फ्यूचर में डील करेंगे। तो फिलहाल आप खाली इनका नाम सुनिए बस, कि फिक्स बेस और फ्लक्चुएटिंग बेस पे भी पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो उन्होंने पैसा लगाया है एज अ कैपिटल, उस पर ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी डीड में। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर्स जो ड्राइंग करेंगे बिजनेस से, यानी बिजनेस से अपना पैसा निकालेंगे, तो उस पे इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, उसका रेट भी आपको लिखना पड़ेगा। इट स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ सच इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है। प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो क्या होगी कि पार्टनर्स जो हैं वो किस रेशो में पैसा बांटेंगे, पैसा मीन्स प्रॉफिट या लॉस, किस रेशो में बांटेंगे वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म को एज अ लोन कुछ रुपया देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने शुरुआत में लगाए थे 1 लाख, बी ने लगाए थे 50,000। क्लियर है। फ्यूचर में क्या हुआ, बिजनेस को और पैसे की नीड है, तो हुआ क्या, बी अपने घर से 20,000 रुपये एज अ लोन बिजनेस को देता है, तो वो उस पर इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको उस पर्टिकुलर 20,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ये बात भी डीड में लिखनी पड़ेगी। समझे बात नहीं आई, कि उस लोन पर या उस एडवांस पर जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उसका इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाएगा। क्लियर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी। रेम्यूनरेशन मतलब उनके काम करने के लिए उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, किस रूप में हो सकता है वो, एज अ सैलरी हो सकता है, एज अ कमीशन हो सकता है, ठीक, कि उनको ये पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। अगर दिया जाएगा तो किसको कितना दिया जाएगा, कमीशन का रेट क्या रहेगा। ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको डीड में नोट डाउन करने पड़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी नहीं की जाएगी, कैसे की जाएगी, मेथड कौन सा यूज़ होगा, ठीक, तो इस पर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये गुडविल क्या होती है, इसका भी एक अलग टॉपिक है, हम फ्यूचर में डील करेंगे, वेट कीजिए आप। ठीक, बस आप खाली अभी समझिए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन किस मेथड से की जाएगी, वो मेथड आपको मेंशन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है, इट स्पेसिफाई द मेथड बाय विच द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड इन द इवेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जब पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, दोबारा से निर्माण किया जाएगा, तो उस केस में पार्टनरशिप में गुडविल की वैल्यूएशन किस मेथड से की जाएगी। अब आपको संदेह आ रहा होगा, सर पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी कि पुनर्निर्गमन किया ही क्यों जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप को पहले बंद किया जाएगा। नहीं बेटा, आप फ्यूचर में पढ़ेंगे पार्टनरशिप में क्या होता है, नए नए पार्टनर्स ऐड होते हैं, पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ पार्टनर्स की डेथ हो जाती है बिजनेस के दौरान, तो क्या हो जाती है, तब भी वो पार्टनरशिप क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी दोबारा से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए और बी पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ गया, तो पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो गए, 3, तो ये क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का दोबारा से निर्माण हुआ है जिसमें 3 पार्टनर आए हैं आपके, पहले 2 थे अब 3 आए हैं। तो उन सभी केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन के लिए मेथड कौन सा यूज़ किया जाएगा वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट मतलब कि जो उसमें लाइक सेटल कैसे होंगे अकाउंट, पढ़ देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। इट स्पेसिफाई द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द फर्म शैल बी सेटल्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि अकाउंट्स का सेटलमेंट मतलब किसको कैसे भुगतान किया जाएगा, कितना भुगतान किया जाएगा, किस किस तरीके से पेमेंट की जाएगी, यानी पूरे अकाउंट सेटल कब होंगे, किस केस में, अगर रिटायरमेंट के केस में अगर पार्टनर व्यापार को छोड़ के जा रहा है, डेथ के केस में अगर किसी की डेथ होगी तब, और इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि अगर आप अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं किसी कारणवश, तो उन सभी केसेस में अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक, ये बात भी आपको पहले ही लिखनी पड़ेगी, यानी कि फ्यूचर में अगर आप फर्म बंद हो या ना हो डिपेंड करता है,
बट आपको लिखना पहले ही पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इस वे में या इस तरीके से अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, बेटा ये तो ज़रूरी है कि आपको अपने एग्रीमेंट में पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, लिखने पड़ेंगे। ठीक। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है आपका कब क्लोज होगा एवरी ईयर, यानी कि 31 मार्च को बंद होगा, 31 दिसंबर को बंद होगा, या एनी अदर कोई डेट, कि एक साल का जो टाइम पीरियड होगा आपका वो क्या होगा, यानी कि आप अपने अकाउंट्स को किस दिन क्लोज करेंगे, 31 मार्च को करेंगे या फिर 31 दिसंबर को करेंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा। लिखा हुआ है, इट स्पेसिफाई द डेट ऑन विच अकाउंट्स ऑफ द फर्म क्लोज्ड एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक ईयर में जो फर्म के अकाउंट्स हैं वो कब बंद होंगे, ये बात भी आपको बेटा लिखनी पड़ेगी। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि उस पार्टनरशिप डीड होती क्या है, क्लियर। उसमें कौन कौन से कंटेंट लिखे जाएंगे, हमने 12 कंटेंट पढ़े हैं, जो 12 पॉइंट्स पढ़े हैं जो उसमें मेंशन होंगे। हालांकि और भी पॉइंट्स होते हैं उसमें मेंशन, लेकिन ये 12 आपके लिए नेसेसरी थे तो मैंने इसको लिखा है कॉपी में। साथ में बेटा मैं आपको शॉर्ट में अगर बात ख़त्म करने की कोशिश करूं तो पार्टनरशिप डीड में यानी कि एग्रीमेंट में वो सभी पॉइंट्स लिखे जाएंगे जिसको लेकर फ्यूचर में कोई भी विवाद या डिस्प्यूट होने की संभावना है पार्टनर्स के मध्य में, वो सभी पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट यानी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी न किसी बात पे लड़ सकते हैं पार्टनर, झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स में लिखे जाएंगे पहले से पहले ही। लेकिन ये कुछ 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जनरली लिखे ही जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा इम्पोर्टेंस क्या है डीड की। अब आप कह रहे हो सर जी हम डीड करें क्यों, क्योंकि हमारे को ऑप्शन दिया हुआ है कि ओरल कर लो, मत करो डीड, आप मत रिटर्न करो। तो आपके मन में आ रहा होगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम रिटर्न में करें ही क्यों। तो देखो नीचे इसके जस्ट, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है, पढ़ो पहली पॉइंट। एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल मतलब जिसको आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। पार्टनर लाइक मुकर नहीं सकता, मुकर मतलब मना नहीं कर सकता इस पॉइंट के ऊपर कि हाँ जी मैंने नहीं कहा था ऐसा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, साइन है उसके पार्टनर के। डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के मध्य में कैसा संबंध है वो शो कराता है डीड। ठीक। गवर्नेंस द राइट ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, उसमें क्या क्या लिखा होता है, राइट्स ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ सभी पार्टनर की लिखी होती हैं। क्योंकि बेटा कल को पार्टनर भाई मना कर दे, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा, ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती, या मेरा कर्तव्य नहीं है, ये मेरा दायित्व नहीं है ये। ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स पहले से लिखे रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी मतभेद हुआ अमंग पार्टनर्स के मध्य में, पार्टनरशिप डीड इज कंसीडर्ड एज द बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट, यानी कि अगर कोई भी मतभेद होता है पार्टनर्स के मध्य में तो पार्टनरशिप डीड को क्या माना जाएगा, आधार माना जाएगा, बेस माना जाएगा, जिसके बेस पे उनके बीच में होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि सिंपल मीनिंग में लड़ाई झगड़े के पॉइंट्स हैं, उनको सेटल किया जाएगा, यानी कि सुलझाया जाएगा। ठीक है। अगला, वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। अगर पार्टनर्स के मध्य में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी, अप्लाई मतलब लागू हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है बात। ये है उसकी इंपॉर्टेंस कि पार्टनरशिप डीड इसलिए ज़रूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस बेस पे, डिफाइन पार्टनरशिप, मेंशन एनी 10 पॉइंट्स रिटन अंडर द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड क्या है बताओ, कौन कौन से 10, 5, 6 पॉइंट लिखे होते हैं उसके अंदर बताओ, पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमारे को बताओ, यानी कि ये सभी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए पहले ही। ठीक। साथ में बेटा अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर हमने पार्टनरशिप डीड, चलो ठीक है मान के चलो हमें भरोसा था अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड्स पर, हमने डीड नहीं करी आपस में, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करा, तो उस केस में अगर कोई बाई चांस झगड़ा हो गया कोई पॉइंट को लेके तो कौन सुलझाएगा, तो बेटा उसके लिए कौन है, उसके लिए गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई देखो अगर आप डीड नहीं कर रहे हैं अगर फिर भी आपके बीच में मतभेद हो रहा है तो क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजंस यानी कुछ सारे तथ्य लिखे हुए हैं, आप उनको फॉलो कर लो फिर। ठीक है। कहीं तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा, आप उनको फॉलो कर लो। क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, मेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अफेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड,
शॉर्ट में, अगर पार्टनर्स के मध्य में कोई डीड नहीं है तो होने वाले पॉइंट्स में विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्लियर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर डीड नहीं है तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी। ए बी सी में कोई कितना भी पैसा लगाए, कोई कितना भी कम लगाए, कोई कितना भी ज़्यादा लगाए, प्रॉफिट जो भी आएगा, लॉस जो भी आएगा, वो बराबर बांटा जाएगा। क्लियर। लिखा हुआ है द पार्टनर्स शैल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वली, बराबर बांटेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन को ध्यान में नहीं देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि ए कहेगा भाई मैंने ज़्यादा पैसा लगाया बिजनेस में, मुझे ज़्यादा लाभ चाहिए, या बी कहेगा भाई मैंने ज़्यादा लगाया मुझे ज़्यादा चाहिए। किसी ने भी कितना भी लगाया हो, प्रॉफिट या लॉस बढ़ेगा इक्वली, अगर डीड नहीं है तब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। प्रोबेबली हम इसी वीडियो में या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा अगर उनके बीच में डीड नहीं है। तो बेटा अगर पार्टनरशिप के मध्य में डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक। नो सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू पार्टनर्स, कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, अगर डीड नहीं है तो। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड नहीं है तो ड्राइंग पर ब्याज भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जब भाई कैपिटल पर ब्याज दिया नहीं जाएगा तो उस पर चार्ज भी नहीं किया जाएगा। क्लियर। नो सच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा उनकी ड्राइंग्स पर। ठीक। लेकिन बेटा आपने भी पीछे पढ़ा कि पार्टनर क्या हो सकता है, फर्म को कुछ पैसा एज अ लोन या एडवांस के रूप में दे सकता है। ठीक। तो उस केस में मैंने बोला था ना कि वो इंटरेस्ट पाने का अधिकारी है, उसका रेट डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर उसका रेट डीड में नहीं लिखा हुआ तो बेटा उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बताता है कि साहब वो रेट हम बता रहे हैं आपको, क्या रहेगा 6%। कितना रहेगा 6%। क्लियर। यानी कि शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, पार्टनर्स के मध्य में कोई डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में कुछ पैसा दिया है तो उस रुपये पे वो 6% के रेट से पर एनम, 6% पर एनम, यानी पूरे साल का है, 6% ये मंथली नहीं है, 6% पर एनम के रूप में वो इंटरेस्ट प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक। पढ़ें। इंटरेस्ट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल even if there is a loss from the business as it is a charge against profit। मतलब अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तब भी उस पार्टनर को उसके लोन पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। रेट क्या रहेगा 6%। बेटा आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि अगर फर्म को लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस पे, लोन पे, लेकिन ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था ऐसा, ना पीछे कहीं लिखा हुआ था ऐसा। तो बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको सोचनी चाहिए थी क्या, कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, चाहे डीड में लिखा भी हो, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में कंपनी के पास या फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है इतने, ठीक, कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आराम से पे कर सके, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी सैलरी रेम्यूनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ लोन के केस में ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस भी हो रहा होगा तब भी वो 6% के रेट से इंटरेस्ट को पे करेंगे, कंपलसरी है ये। ठीक है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज माने क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे आते हैं, चाहे फिर बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। बेटा अगर पार्टनर्स के मध्य में डीड नहीं है तो क्लियर तौर पे स्पष्ट रूप में मना है कि कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी मेहनत से काम करे। ठीक। पढ़ लें। नो पार्टनर शैल बी सच रेम्यूनरेशन एज सैलरी, कमीशन एटसेट्रा इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सच मैटर। अगर इसके ऊपर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट मतलब चुप है, चुप मतलब इसके ऊपर बात नहीं कर रही। ठीक है। इसके ऊपर बात नहीं कर रही, इसके ऊपर पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। ये 6.5 किस चीज़ के हैं, अगर डीड साइलेंट है तो आपको इन सब पॉइंट्सों को मानना पड़ेगा। ठीक।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ध्यान रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि अगर डीड साइलेंट है तो आपको इन सब पॉइंट्स को मानना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अदरवाइज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, चैनल के नीचे वीडियो के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको इस क्लास के भी और लास्ट क्लास के भी सारे नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक, साथ में फ्यूचर में भी जो भी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा उसके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के लिंक में जाइए, वहाँ पे PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और पढ़िए, आगे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। देखो बेटा, इसके अलावा 6 नंबर पे पॉइंट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम अ सिमिलर बिजनेस। मतलब इसका मीन्स क्या है, मेरे को याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा अगर पार्टनर, आपको बताया था मैंने, कहाँ बताया था आपको याद होगा, ड्यूटीज़ में बताया था शायद, कि पार्टनर डू नॉट कम्पीट, कि कोई भी पार्टनर बिजनेस से कम्पीट नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको मैंने टेक्सटाइल का एग्जांपल लेके बताया था, याद हो तो आपको, कि अगर A और B ने कपड़ों का व्यापार शुरू करा है मिलकर पार्टनरशिप में, तो A और B सेपरेटली यानी पर्सनल लेवल पे कपड़ों का व्यापार दोबारा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि A अलग से भी कपड़ों का दुकान चला रहा है कंपटीशन में, तो उस केस में अगर A जिस बिजनेस को अलग से चला रहा है उसके प्रॉफिट को भी फर्म के बिजनेस प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इन केस इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट द फर्म इन कंपटीशन, यानी फर्म के कंपटीशन में कोई अलग से बिजनेस चला रहा है सेम, तो विद द फर्म के साथ कंपटीशन करके, देन सच प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पे टू द फर्म, उस प्रॉफिट को भी फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा, यानी फर्म को देना पड़ेगा उसको। यानी कि A अगर पर्सनल लेवल पे कोई काम कर रहा है सेम उसी पार्टनरशिप फर्म से मिलता जुलता, तो उससे कमाए जाने वाले प्रॉफिट को भी उसको फर्म को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए 7 पॉइंट, प्रॉफिट अर्न फॉर सेल्फ फ्रॉम फर्म्स बिजनेस, यानी कि सिंपल मीनिंग में ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि बेटा अगर कोई भी पार्टनर फर्म का नाम लेकर, यानी नाम मतलब फर्म के नेम से या फर्म के किसी भी कनेक्शन से पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है, जो कि उसके पर्सनल लेवल का प्रॉफिट, यानी कि वो फर्म से छुपा रहा है, तो बेटा पता लगने पर उसको वो प्रॉफिट फर्म को भुगतान करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट भी फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा और सभी पार्टनर्स में सिंपल वैसे ही बांट दिया जाएगा जैसे कि और प्रॉफिट बढ़ेंगे। पढ़ लो, इन केस इफ़ द पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर द सेल्फ फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी किसी भी व्यापार के ट्रांजेक्शन से, बिजनेस मतलब फर्म के ट्रांजेक्शन से, और फॉर द यूज़ ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर कर, या बिजनेस कनेक्शन, यानी कि उसका आपके पार्टनरशिप फर्म से किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन है और उसने वहाँ से प्रॉफिट कमाया है, तो उसको वो प्रॉफिट शैल बी पेड, भुगतान करना पड़ेगा किसको, टू द फर्म को भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि वो प्रॉफिट ही फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर लिया जाएगा और उसको भी सेम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जैसे कि फर्म के बाकी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैंने आपको पीछे बता दिया, बट मैंने नोट डाल के एक बात लिखी है, उसको भी रीड करिए। स्पेशल लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि नोट है, स्पेशल है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स लाइक सैलरी कमीशन पेड टू द पार्टनर्स ओनली इफ फर्म हैज सफिशिएंट प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। क्या बताया मैंने आपको, कि बता दिया मैंने आपको पीछे अभी जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पढ़ा, कि सर जी वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे ब्याज देना पड़ेगा चाहे फर्म को घाटा ही क्यों ना हो, लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी या अदर कोई कमीशन के बारे में तो लिखा ही नहीं है। तो मैंने वो अब लिख दिया लो कि वो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मीन्स होता है बेटा लाभ होगा तभी चुका सकते हो आप, अगर लाभ नहीं है तो नहीं चुकाओगे आप। ठीक है बात नहीं, ठीक है, अगर लाभ होगा उसी केस में आप उसको पे कर सकते हो, अगर लाभ नहीं होगा तो आप उसको पे नहीं करेंगे। ये बेटा आपकी क्लास आज किस पे थी, पार्टनरशिप डीड पर। इसमें मैंने पार्टनरशिप डीड के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ठीक, सारे पार्टनरशिप डीड के होने पे या पार्टनरशिप डीड के ना होने पे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे फर्म, वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। होप आपको समझ में आया होगा क्लास। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें क्लास के साथ साथ और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाता रहूँ ऐसे ही आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस पार्टनरशिप डीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कौन सी बुक से, TS ग्रेवाल,
बताया था मैंने आपको कि हम टी एस अग्रवाल को फॉलो करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में टी एस अग्रवाल की बुक साथ में लेकर बैठेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, जो भी पार्टनरशिप डीड के बेस पे सवाल हैं सारे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।